एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिकर में। आज हम बात करेंगे पी रेशो एंड पेग रेशो की। पहले हम पी रेशो की बात करेंगे, प्लस मिसलीडिंग पी रेशो कैसे हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हाई पी लो पी देख के और हम स्टॉक खरीद लेते हैं। ऐसा ना करते हुए पी एक्चुअली क्या डिटरमाइन करता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, प्लस इसको पेग रेशो के साथ आपने कैसे यूज़ करना चाहिए, आज हम सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल कोई एक एक्स कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस 3000 है, वाई कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस 500 है। तो आप सिर्फ ये स्टॉक प्राइस को देख के नहीं बोल सकते कि कोई भी शेयर सस्ता है या महंगा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो स्टॉक आपको 3000 में मिल रहा है उसका अर्निंग पर शेयर इज़ 100 रुपीज़। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप 100 पर शेयर की अर्निंग्स के लिए 3000 पर शेयर का स्टॉक प्राइस आप दे रहे हो। मतलब क्या, यहाँ पे पीई कैसे निकलेगा, प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब पी रेशो क्या होता है, पी रेशो का अगर फॉर्मूला देखोगे, प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब अगर कोई एक स्टॉक है जिसका प्राइस इज 3000 रुपीज़, अब उस प्राइस को देख के आप कुछ वैल्यूएशन का जज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि ये शेयर सस्ता है या महंगा है। एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट प्राइस से आप वैल्यूएशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई स्टॉक है जिसका प्राइस इज 3000, उससे आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है। लेकिन अगर मैं आपको एक और डेटा दे दूं, अगर मैं आपको अर्निंग्स दे दूं, अर्निंग्स पर शेयर दे दूं, अब आप इस स्टॉक का पी निकाल सकते हो और आप वैल्यूएशन को थोड़ा जज कर सकते हो। जैसे मान लो जो एक स्टॉक है XYZ कंपनी का, उसका प्राइस इज 3000 पर शेयर, और अगर अर्निंग्स इज दैट इज EPS, अर्निंग पर शेयर जो है दैट इज 100 रुपीज़। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 100 रुपीज़ की अर्निंग्स के लिए आप 3000 रुपया दे रहे हो। यहाँ पी क्या निकलेगा, 3000 डिवाइडेड बाय 100, 3000 प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर इज 100, दैट इज 30। इसका मतलब ये होता है कि हर एक रुपए की अर्निंग के लिए आप 30 रुपीज़ उस स्टॉक के लिए देना चाहते हो। तो ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड पीई रेशो। तो पी रेशो को देख के नॉर्मली हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी शेयर का प्राइस जो है या कोई भी शेयर सस्ता है या महंगा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार जो है पी मिसलीडिंग होती है, जो हम 1-2 मिनट में सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी शेयर प्राइस का सिर्फ आप एब्सोल्यूट अमाउंट देख के क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 स्टॉक है XYZ एंड ABC। जो XYZ है उसका जो स्टॉक प्राइस है वो है 80,000, ABC का स्टॉक प्राइस है ₹500। तो अब हम जब सामने ये नंबर्स हमको दिखते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार ये 80,000 का स्टॉक है, ये बहुत महंगा है, ये 500 का स्टॉक है, ये बहुत सस्ता है, ठीक है। हम एब्सोल्यूट नंबर को देख के जज करते हैं कि कोई भी स्टॉक सस्ता है या महंगा है। कैसे ये गलत हो सकता है। आपको हमेशा ये देखना है, जब भी आप पीई देख रहे हो, आपको हमेशा ये देखना है कि 80,000 रुपया जो मैं इस कंपनी के लिए दे रही हूँ, उसके बदले मेरे को अर्निंग्स के फॉर्म में कितना मिल रहा है, वर्सेस 500 जो मैं दे रही हूँ उसके हिसाब से मुझे अर्निंग्स के फॉर्म में कितना मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो 80,000 रुपये वाला स्टॉक है, अगर उसका EPS मैं अज्यूम करूँ 4000 रुपीज़ है, तो ऐसे केस में पी क्या बनेगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 4000, दैट इज पी रेशो बनेगा 20। मतलब हर एक रुपये अर्निंग के लिए आप 20 रुपया दे रहे हो। वर्सेस अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जो हमारा ABC कंपनी है, वहाँ पर स्टॉक प्राइस इज 500, और अगर EPS में अज्यूम करूँ कि 10 है, तो ऐसे केस में पी रेशो क्या बनेगा, 500 डिवाइडेड बाय 10, पी रेशो बन गया 50। अब यहाँ पर आप हर एक रुपए की अर्निंग्स के लिए 50 रुपीज़ दे रहे हो। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, तो ऐसे केस में जो 80,000 वाला स्टॉक है वो कंपैरेटिवली सस्ता है जो 500 वाले स्टॉक के हिसाब से। इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ एब्सोल्यूट अमाउंट हमने नहीं देखना चाहिए, हमने पी रेशो जब आप देख रहे हो तो आपको अर्निंग्स के हिसाब से
प्राइस आप कितनी पे कर रहे हो आपने वो देखना चाहिए। आगे की जो भी हम नंबर्स लेंगे वो हम टिकर से लेंगे, टिकर बाय फेनोलॉजी। आप भी ये प्लेटफॉर्म ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टॉक एनालिसिस में आपको रेशोज़ लगते हैं या प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की, 5 साल की, ये हमको एनुअल रिपोर्ट में जाके कैलकुलेट करना पड़ता है, या पिछले साल की बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट्स ओपन करके हमको सेल्स ग्रोथ और ये सब देखनी होती है। लेकिन टिकर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये सारा रेडीमेड एक साथ मिल जाएगा, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 साल की, पिछले 1 साल की, प्लस यहाँ पर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी दिखेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट भी दिखेंगे, एंड ऑल्सो जो डिफरेंट रेशोज़ हम यूज़ करते हैं स्टॉक एनालिसिस में, वो सारे रेशोज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो आप ज़रूर ये प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिएगा। अभी के सारे नंबर्स हम टिकर से लेंगे। जैसे मैं आपसे कह रही थी कि पी मिसलीड कैसे कर सकते हैं, उसके पहले ईपीएस, जैसे हम आगे बहुत ईपीएस यूज़ करेंगे, अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर, तो जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो पूरे कंपनी लेवल पे निकलता है, राइट। लेकिन अगर मुझे पर शेयर की अर्निंग्स निकालनी है, मतलब नेट प्रॉफिट जितना पूरा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, उसके बाद जितने भी शेयर होल्डर्स हैं डिवाइड कर लेंगे हम उसको, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आपका बन जाएगा ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। पर शेयर के पीछे कितनी अर्निंग्स है। सो अब यहाँ पर पी मिसलीड कैसे किया जा सकता है। सो एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक सिनेरियो है जहाँ पर स्टॉक प्राइस है मान लो 100, ठीक है, और अर्निंग पर शेयर ईपीएस है 2। सो ऐसे केस में आपका पी क्या बन गया? 50, 100 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इस कंपनी को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हुआ है। गेन हुआ है मतलब इनकम जनरेट हुई है। सो ऐसे केस में मान लो जो 2 रुपया जो ईपीएस था, अब वो 2 से ईपीएस हो गया है 20, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम कंपनी को मिली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हर बार कंपनी को नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ इस साल या इस क्वार्टर में मिली है। सो ऐसे केस में आपका पी अब देखो कैसे हो गया। पहले जो आप 100 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे और आपका पीई 50 बन रहा था, अब आपको 100 डिवाइडेड बाय 20 करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की वजह से आपका ईपीएस बढ़ के 20 हो गया। सो ऐसे केस में आपका पी क्या बना? 5। तो पी यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पर कैसे मिसलीड हो गया। अब हमको क्या लगता है, हम अगर ये चीज़ें ना देखें तो अब हमको क्या लगता है कि 20 का पी जो था वो अब हो गया है 5 का। तो ऐसे केस में यहाँ पर ये सस्ता है, हम इसको बाय करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सस्ता नहीं है, क्योंकि अगली क्वार्टर में या अगले साल तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं आएगा, तो पी फिर से जहाँ पर था वहीं हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये हुआ भी था। सो एक्साइड के केस में क्या हुआ था, वहाँ पर जो ईपीएस था वो 2 से 46 हो गया था मार्च 22 में। क्यों? क्योंकि इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ गेन हुए थे। सो ऐसे केस में यहाँ पर जो आपका पी है वो पी एकदम कम हो गया था। तो हमको क्या लगा कि पी कम है, चलो इसमें खरीद लेते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हर बार नहीं होते हैं। सो एक्साइड में ऐसी चीज़ हुई थी कि जो पी था वो एकदम कम हो गया था, बिकॉज ईपीएस 2 से 46 हो गया था। अब ये तो हमने देखा कि जब आपका ईपीएस बढ़ जाता है आपका पी कम हो जाता है, ये एक मिसलीडिंग हो गया। हमको लगता है पी कम है, ये वैल्यू बाय है, हम खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती हैं, पी वापस जहाँ था वहाँ पे आ जाएगा। एक सेकंड केस सिनेरियो अगर मैं देखूँ तो जैसे मार्च 21 में अगर आप देखोगे, जो कोविड का समय था, वहाँ पर डीमार्ट के जो नंबर्स थे, अर्निंग्स थी, वो डेंटेड थी, मतलब अर्निंग्स बहुत कम हो गई थी। बहुत सारी कंपनीज की अर्निंग्स एक्चुअली कम ही हुई थी। सो ऐसे केस में डीमार्ट का तब अगर आप पी देखोगे बहुत बड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स जो है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो कम हो गया। डिनोमिनेटर कम अगर मैं कर दूं, प्राइस अगर मैं उतना ही रखूं, तो ऐसे केस में जो पी है वो आपका बढ़ जाएगा। तो हमको तो लगता है कि पी बढ़ गया है, स्टॉक महंगा है, लेकिन ऐसे केस में ये मिसलीड हो सकता है। अब जैसे डीमार्ट तो हमेशा ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते आया है, लेकिन अगर बाकी बहुत सारी कंपनीज भी अगर आप देखोगे, कुछ रीज़न की वजह से, कुछ इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ ऐसे कुछ रीज़न जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसके वजह से अगर अर्निंग्स टेम्पररी कम हो जाती है और प्राइस अगर मैं उतना ही रखूं न्यूमरेटर पे, तो ऐसे केस में आपका पी बढ़ जाएगा, राइट। तो हमें लगता है कि ये कंपनी महंगी है, पी बढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि अर्निंग्स कम हो गई है इसके वजह से पी बढ़ गया है। सो टेक्निकली देखा जाए तो हम कम अर्निंग्स पे ज़्यादा पैसा ही दे रहे हैं, लेकिन ये जो कम अर्निंग्स है ये टेम्पररी है। ये मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में या 6 महीने बाद ये अर्निंग्स फिर से बढ़ जाएंगी और फिर से पी कम हो जाएगा, राइट। सो ऐसे केस में ये 2 सिनेरियो है जहाँ
यहाँ पर P एक्चुअली आपको मिसलीडिंग लग सकता है। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लो P स्टॉक्स देख के खुश हो जाते हैं कि हमको वैल्यू बाय मिला है, लेकिन ये वैल्यू बाय ना होते हुए ये वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है हिंदुस्तान वेंचर्स लिमिटेड। तो अगर आप इसका अभी देखोगे, अभी तो अर्निंग्स नेगेटिव है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव है, लेकिन अगर आप इसको 2017 से देखोगे तो 2017 से इसकी अर्निंग्स जो है वो कम होते जा रही है। ऑफ कोर्स देयर इज रीजन। ये जो कंपनी है ये न्यूज़पेपर्स बेचती है, तो ऑब्वियस है, आपको पता है कि इसके नंबर्स क्यों कम हो रहे हैं। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है कि 2017 से इसके नंबर्स कम हो रहे हैं, मतलब अर्निंग्स कम हो रही है, और इस इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, राइट। और अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखोगे 2017 से कम ही होते आ रहा है। मतलब क्या कि हर बार जब भी मार्केट किसी स्टॉक को लो पी दे रहा है वो हमेशा वैल्यू बाय नहीं होता है, कभी कभार ये वैल्यू ट्रैप भी हो जाता है। तो हम तो लो पी देख के इसमें एंटर हो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मार्केट अगर इसको लो पी दे रहा है तो उसका रीज़न हो सकता है। सो ऐसे केस में इसमें उल्टा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज हैं जिसको हाई पी दिया जाता है। अब ये जो हाई पी, हमको हाई पी लगता है कि बहुत महंगा है और हम इस कंपनी को पढ़ते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन हाई पी अगर किसी मार्केट ने किसी कंपनी को दिया है तो ये जस्टिफाइड भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके हाई पी स्टॉक्स खरीद लो, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हाई पी लो पी का कोई रीज़न होता है, आपको वो रीज़न फाइंड आउट करना है। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जिसका पी हाई है, ठीक है, क्यों हाई है? क्योंकि मैनेजमेंट उस कंपनी का बहुत अच्छा है, या मोट है उस कंपनी में, या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत है, अच्छे हैं उस कंपनी में, इंडस्ट्री में टेल विंड्स हैं। इस रीजंस की वजह से मार्केट ने उस कंपनी को हाई पी दिया है। सो माय पॉइंट इज, द कंक्लूजन इज कि हाई पी लो पी ना देखते हुए आपको हर एक जो स्टॉक है या हर एक जो कंपनी है जिसको हाई पी दिया है या लो पी दिया है, आपको उसका रीज़न फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं है लो पी देख के आप वैल्यू बाय समझ लो लेकिन वो वैल्यू ट्रैप निकल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पी बहुत हाई है और आप उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करो लेकिन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स उस कंपनी के अच्छे हैं। सो द पॉइंट इज कि हाई पी लो पी को ना देखिए, और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है उस कंपनी के, मैनेजमेंट कैसी है उस कंपनी की, मोट क्या है, और आगे कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये सब कुछ देख के आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। सिर्फ पी के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। जैसे हम मैं टिकर की बात कर रही थी, सो टिकर में अलग अलग बंडल्स बने हुए हैं। जैसे अभी हमने वैल्यू ट्रैप की बात की, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो अंडर वैल्यूड दिखते हैं पर एक्चुअल में ये वैल्यू ट्रैप है, मतलब यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। सो टिकर में आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग बंडल्स दिखेंगे। जैसे कुछ बंडल्स हैं हाई पी स्टॉक के, कुछ हैं लो पी स्टॉक के, ऐसे अलग अलग बंडल्स हमने क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पे जैसे एक है वैल्यू ट्रैप बंडल, जहाँ पी तो आपका कम है बट जो दूसरे रेशोज हैं वो भी खराब है। और बंडल स्ट्रैटेजी जो है ये हमने सब इधर नीचे बताई है कि हमने बंडल्स जो क्रिएट किए हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की है। सो जैसे जो वैल्यू ट्रैप वाला बंडल है, सिंपल है कि आपको हाई पी लो पी नहीं देखना है, रादर लो पी नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि दूसरे रेशोज़ जो हैं क्या वो अच्छे हैं क्या वो बुरे हैं। सो यहाँ पर जो हमने बंडल देखा है वैल्यू ट्रैप बंडल वाला, सो ऐसे केस में यहाँ पर पी तो लो है लेकिन दूसरे रेशोज़ भी खराब है। तो ये बंडल से आपको एक्चुअली मदद मिलेगी, जिसको आप लो पी समझ के अंडर वैल्यूड या वैल्यू बाय समझ रहे हो सकता है वो वैल्यू ट्रैप निकले। आपको दूसरे रेशोज़ भी यहाँ पे जो बंडल है वो दिखा देगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये वैल्यू बाय नहीं है, ये वैल्यू ट्रैप है। अब पी रेशो में एक दिक्कत है, पी रेशो यहाँ पे ग्रोथ को फैक्टर इन नहीं करता है। और अगर मुझे जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है मैं तो फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स पे इन्वेस्ट करूँगी कि फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। तो इसके लिए हम पेग रेशो यूज़ करते हैं। सिंपल है, पेग रेशो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, पी रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स में जितनी भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंपनी है उसका पी रेशो इज़ 15 और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अर्निंग्स में 17% ग्रोथ, तो ऐसे केस में आपका पेग रेशो बनेगा 15, दैट इज पी रेशो डिवाइडेड बाय 17, तो आपका पेग रेशो बन गया 0.88। और पेग रेशो बिलो 1 इज थेरोटिकली अंडर वैल्यूड, पेग रेशो अबव 1 इज थेरोटिकली ओवर वैल्यूड। सो पेग रेशो आपको ये बताता है कोई भी कंपनी का जो स्टॉक है वो कितना एक्सपेंसिव है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ग्रोथ रेट। नॉर्मली लोग पी रेशो यूज़ करते हैं लेकिन पेग रेशो एक्चुअली एडजस्ट द पी फॉर इट्स ग्रोथ। ओके, अब दिक्कत क्या है, ये जो पेग रेशो है यहाँ पर आप ग्रोथ रेट अज्यूम कर रहे हो। सो आपने कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो भी आप ग्रोथ रेट अज्यूम कर रहे हो उसको लेकर के।
अब जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर पेग रेशियो इज बिलो 1, तो हमने पढ़ा है थ्योरेटिकली अगर पेग रेशियो बिलो 1 है दैट इज अंडर वैल्यूड। लेकिन अगर मार्केट इसको लो पेग रेशियो दे रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट इस स्टॉक से या इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे बिलीव नहीं करता। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर पेग रेशियो लो है, इसका मतलब ये वैल्यू बाय भी हो सकता है। वही चीज़ है कि आपको ये देखना है कि जो भी आप ग्रोथ ले रहे हो, जो भी आप अर्निंग्स ग्रोथ परसेंटेज ले रहे हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। क्योंकि अगर लो पेग रेशियो है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट को इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे भरोसा नहीं है। सो द कंक्लूजन इज कि आपने पी रेशियो भी यूज करना है, आपने पेग रेशियो भी यूज करना है, और जो दूसरे अलग अलग वैल्यूएशन मेट्रिक्स है जो हम आगे सीखेंगे, आपने वो भी यूज करना है। क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन में ना कोई भी सही गलत नहीं होता, सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं। जैसे अगर आप पेग रेशियो यूज़ कर रहे हो तो आप एक मान लो ग्रोथ नंबर लोगे, मैं एक दूसरा ग्रोथ नंबर लूँगी, तो यहाँ पे नंबर्स चेंज हो सकते हैं। सो इसीलिए जब भी आप पेग रेशियो यूज़ कर रहे हो तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट ग्रोथ परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स जो आप ले रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर ना जैसे मैं कह रही थी कि वैल्यूएशन में कोई सही गलत नहीं होता। आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप एग्जैक्ट प्रिसाइज नंबर तो नहीं ले आ सकते कि यही सही वैल्यूएशन है इस कंपनी का, आप नहीं ले आ सकते। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी है आपकी सही होने की, उसको आप बढ़ा सकते हो। वैल्यूएशन में आप यही कर सकते हो। सो इस रीज़न की वजह से आपने बहुत सारे दूसरे भी वैल्यूएशन मेट्रिक्स यूज़ करना चाहिए। इवन जब भी आप ये वैल्यूएशन मेट्रिक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको दूसरे फैक्टर्स भी देखने हैं कि उस कंपनी में डेट बर्डन कितना है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है, इंडस्ट्री में टेलविंड्स कैसे है, मोड्स कैसे है। ये सब देखने के बाद जब आपको बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, उसके बाद ही आप वैल्यूएशन पे जाइएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप कोई भी एक नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा पी रेशो क्या होता है, पी रेशो मिसलीड कैसे किया जा सकता है, प्लस पेग रेशो को कैसे यूज़ करना है, और साथ ही साथ दूसरे वैल्यूएशन मेट्रिक्स भी आपने यूज़ करना है जब भी आप स्टॉक एनालिसिस करते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।